गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपने वीडियोस और अपनी सीरीज को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाटली इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज जो हम लोगों का कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आज पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। आज मैं कुछ आपको खास आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, के एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों का आता है, रिटेन एग्जाम जो हमारे होते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेजेस के जो रिटेन एग्जाम होते हैं, उस पेपर को, जैसे अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कैसे अच्छे नंबर गेन किए जाएं, और कैसे अगर मान लीजिए आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आपको कैसे 40 मार्क्स मिल जाए। तो रिटन एग्जाम में लिखते कैसे हैं, या एमएससी के एग्जाम्स जो होते हैं या बीएससी के, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड ईयर हो, उन सभी में लिखते कैसे हैं रिटन एग्जाम में, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ पैटर्न क्या होना चाहिए कि जिससे आपको नंबर अच्छा मिले। आप सोचते हो कि फर्स्ट रैंक किसकी ऐसे कैसे तो आ जाती है, फर्स्ट रैंक ऐसे ही किसी के नहीं आती, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, लिखने का तरीका वो बहुत डिफरेंट होता है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ऑफलाइन के, वो सभी जानते हैं कि किस तरह से नंबर गेन किया जाता है, क्योंकि यहाँ के सभी ऑफलाइन बैच के बच्चों का अपने रिटन एग्जाम में जो भी रिटन एग्जाम उनके होते हैं उसमें हमेशा उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। मिनिमम 40 तो आ ही जाते हैं आउट ऑफ 50। तो मैं वही चीज शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और वो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। मैं आपको आज जो पेपर का एग्जाम्पल लेके समझाने वाली हूँ वो बीएससी और एमएससी दोनों में ही है। और चाहे आप बायोटेक के हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो प्लेन, चाहे आप एमएससी कर रहे हो जूलॉजी से, बॉटनी से, बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी, किसी से भी कर रहे हो, उसमें हमेशा आपको एक सब्जेक्ट मिलता है जिसको आप कहते हो एंजाइमोलॉजी। एंजाइम्स के बारे में तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे, क्लास 11 की बुक से हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ते आ रहे। तो हमें वहां पर भी ये पता चलता रहेगा कि एंजाइम जो है टॉपिक, उसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, एक है एंजाइमोलॉजी और एक होता है एडवांस एंजाइमोलॉजी। तो एक मेरी जो स्टूडेंट है, मैंने उसी का ही पेपर उसने दिया था, उसी का पेपर मैं दी हूँ आप लोगों को कि आप लोग देखिए कि वो लिखती कैसी हैं, है ना, उनको नंबर कैसे अच्छा मिलता है, उनका हमेशा नंबर अच्छा ही रहता है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग उस चीज को शेयर करें और उस चीज को समझे कि लिखना कैसे है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं हमारे, सबके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो कोशिश यही है कि आपके भी अच्छे आए। तो होप आप लोग इस चीज को समझेंगे। आप लोग चाहेंगे तो मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी बना दूंगी, बट पहला आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइमोलॉजी को, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के फटाफट बैठ जाइए, हर एक पॉइंट को आप लोग नोटिस करिएगा, क्योंकि मैं आज आपको एक और चीज यहाँ समझाने वाली हूँ कि हो सकता है कि कोई बच्चा जिसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो, है ना, कि वो बहुत जल्दी रट लेता है और जाकर लिख भी आता है। कुछ बच्चे होते हैं जो समझ भी लेते हैं और रट भी लेते हैं। दोनों चीजें करने पर भी रिटन एग्जाम में क्या इफेक्ट आता है और कैसे लिखते हैं। और तीसरी चीज, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से समझते तो हैं पर उनको लिखने का पैटर्न समझ में नहीं आता कि हम लिखे कितना, हर एक क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपको वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट इतना ज्यादा कर देते हो कि जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको वो शॉर्ट करना होता है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कितने टाइम में आपको कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम तक अटेम्प्ट करना है, ये बहुत जरूरी होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइम तक के लिए हमें ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको पता है कि हमेशा जो भी क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन होता है, चाहे आप बीएससी में दीजिए बेटा, चाहे आप एमएससी की बात करिए, ठीक है, दोनों में ही आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो 3 आवर्स का होता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल एनईपी के थ्रू हर हर एक जो भी सब्जेक्ट्स है वो आपके सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा आपको कहलाता है सेक्शन ए, दूसरा होता है सेक्शन बी, ठीक है, तीसरा होता है आपका सेक्शन सी। ठीक है, ये 3 सेक्शन में आप चाहे एमएससी दीजिए, चाहे प्लेन बीएससी दीजिए, चाहे बीएससी बायोटेक दीजिए, चाहे बीएससी बायोटेक ऑनर्स दीजिए, चाहे एमएससी के कोई भी दीजिए, उन सभी में पैटर्न का सिस्टम यही होता है हर एक यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सेक्शन ए जिसको आप क्या कहते हो, आप सेक्शन ए को कहते हो वेरी शॉर्ट, है ना, वेरी शॉर्ट। सेक्शन बी जो कि आपका क्या होता है, शॉर्ट। और सेक्शन सी जिसमें आप क्या करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। पहले तो ये समझो बेटा, ठीक है। तो सेक्शन ए जिसमें वेरी शॉर्ट, जिसमें कि आपको कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स का हो, किसी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में होता है कि ये 2 मार्क्स का हो।
उससे ज्यादा नहीं आता, 3 मार्क्स के नहीं आते। या हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, और भी यूनिवर्सिटीज में। बाकी सभी जगह पैटर्न यही है कि आपको 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे वेरी शॉर्ट में। और जो क्वेश्चन के जो वर्ड्स होने चाहिए, वो सिर्फ आपका 50 वर्ड होना चाहिए। इसमें ये चीज लिखा होता है, अगर आप यहाँ नोटिस करिए तो लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर, अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, पहला चीज क्लियर हुआ। और सेक्शन ए हमेशा क्या होता है, वेरी शॉर्ट होता है। दूसरा, फिर क्या लिखा हुआ है, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड, मतलब आपको 50 वर्ड का लिखना है। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप सिर्फ एक दिमाग में लग रखिए कि 50 वर्ड कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाइन, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर ये आपकी कॉपी है तो कॉपी की 3-4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन तक, आप इससे ज्यादा मत लिखिए। और कैसे लिखेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। दूसरा सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट आंसर है, ये शॉर्ट आंसर जो है वो आपका कितने वर्ड के होने चाहिए, 200 वर्ड के होने चाहिए। ठीक है, 200 वर्ड का होगा ये शॉर्ट वाला। और शॉर्ट जो होगा वो उसमें वो हमेशा आपका रहेगा ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का, उससे ज्यादा नहीं रहता। या तो 5 मार्क्स के होंगे या तो 7 मार्क्स के होंगे, उससे ज्यादा नहीं। और 200 वर्ड्स कहने का मतलब अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि आपको दो ये जो पेजेस हैं कॉपी में, मान लेते हैं कि आपका ये फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी ये कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी में आप अगर लिख रहे हैं, आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला पेज और इसके जस्ट पीछे वाला पेज, ये 2 पेजेस को आप क्या करेंगे, मिनिमम लिखेंगे तो आपका 200 वर्ड्स का होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है आपको। तीसरी चीज की जो आपका दिया है, जैसे जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी, एमएससी जूलॉजी का जो एनईपी के थ्रू हुआ था एग्जाम, उसमें 7 मार्क्स का ये था। और कभी कभी आप यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक या बॉटनी या फिर बाकी सभी में मैंने देखा तो 5 मार्क्स का था बायोटेक से रिलेटेड। ठीक है, या बीएससी बायोटेक में भी 5 ही मार्क्स का था। तो 5 और 7 का ही वेरिएशन होता है, 2 और 1 का ही वेरिएशन होता है। ठीक है बेटा। सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन सी जो कि आपका क्या होता है, लॉन्ग आंसर होता है। यहाँ हम लॉन्ग आंसर अटेम करते हैं। और लॉन्ग आंसर आपके दिए कितने होते हैं, 4, 4 दिए होते हैं। 4 में से आपको कितना करना होता है, कोई 2 अटेम करना होता है। और ये अप्रॉक्स आपके कहीं कहीं 7 मार्क्स के होते हैं और कहीं कहीं 8 मार्क्स के होते हैं। मैक्सिमम मैंने 8 देखा है। ठीक है, तो 7 to 8 मार्क्स का आपका क्या होता है, सेक्शन सी होता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी किसी के 50 मार्क्स के होते हैं, कभी कभी ओवरऑल अगर आपका कोई क्वेश्चन पेपर है तो कभी कभी 75 मार्क्स का भी देखा जा रहा है जो एनईपी के थ्रू है। और कुछ बायोटेक के जो होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। तो अलग अलग पैटर्न के हिसाब से ये चीजें रखी गई है, बट सिस्टम यही रहेगा सभी जगह। आप नोटिस करोगे कि सिस्टम आपका सारा यही रहेगा कि जो पार्ट ए है उसमें भी सब अटेम करने होते हैं, पार्ट बी उसमें भी आपके क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, आपको करने कितने होंगे, 2 से लेकर के 6 तक होंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ देखिए तो क्या दिया है, 2 3 4, ये कौन सा है आपका शॉर्ट, तो आपको कितना दिया है, 2 3 4, ठीक है, 5 6 दिया है। तो कितने हुए क्वेश्चन आपके, 1 2 3 4 5 ही हुए। ठीक है, टोटल आपके कितने हुए बेटा, 5 ही हुए। तो 5 में से 5 ही अटेम्प्ट करना है। बट आपको यहाँ पर अगर देखने को मिल रहा होगा और 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, मतलब हर के साथ आपको ऑप्शन मिला हुआ रहता है। ठीक है, ये सभी जगह है। तो ये हम लोग बात करेंगे। और आपको देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना 200 वर्ड, तो 201 कहने का मतलब कि मैंने आगे पीछे जो आपको दो बताया कि आपकी अगर आपकी ये कॉपी है, आपको क्या लिखना है, ये कॉपी इस तरह से, और फिर उसके बाद जस्ट अभी हम लोग पीछे देखेंगे भी इस तरह से ये वाला। और बहुत ज्यादा है तो आप हाफ इसको और पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका इतना सफिशियंट है। ठीक है, तो ये होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये पहले तो ये क्लियर होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे काफी चीजें आपको आज बहुत ही अच्छे से मुझे सारी चीजें आपको समझानी है कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कुछ भी बचा ना रहे, आपकी क्वेरीज कुछ भी ना बची रहे, और कैसे आप नंबर अच्छे से गेन कर लो। मैं हमेशा अपने बच्चों को बताती हूँ, उन्होंने अटेम्प्ट भी किया और अच्छे नंबर भी हमेशा सभी के आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी एक बच्ची का अच्छा आ रहा है और दूसरे का नहीं अच्छा आ रहा है। बच्चे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा आता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका 69% है। फिर दूसरे सेमेस्टर में जब इन्होंने इस चीजों को फॉलो किया, मैंने खुद भी किया है, तो उसके उनके परसेंटेज में बहुत इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, 14 परसेंटेज बच्चों का बढ़ जाता है यहाँ पर, इन चीजों को अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं परसेंटेज वैल्यू रखते हो या ना रखते हो,
है ना? बोलते हैं ना परसेंटेज वैल्यू नहीं, परसेंटेज की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट आता है, आपके पेरेंट्स को भी आपको एप्रिशिएट करते हैं, तो आप बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें, इसको इतना लाइटली नहीं लीजिए, क्योंकि एमएससी में अगर आप बायोटेक से रिलेटेड हो और भी सब जगह आपको गोल्ड मेडल भी मिलता है इन सब चीज़ों की वजह से, अगर आप फर्स्ट आते हो। तो कुछ चीज़ें ध्यान देने की वजह से सोचो आपकी इतनी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और आपको पैटर्न पता चलता है। ये पैटर्न सिर्फ साइंस में ही आपको फॉलो नहीं करना, आप चाहें तो केमिस्ट्री में भी फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो आप बायोटेक में फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो जूलॉजी में कर सकते हैं, बॉटनी में कर सकते हैं, इवन मैंने बीएड में भी यही चीजें किया था। तो आपको हर एक जगह पर पता चलेगा कि ये चीजें हर जगह आप कर सकते हैं, बीएड के बच्चे कर सकते हैं, एमएड के बच्चों के लिए भी है। तो हर एक बच्चा ये पैटर्न कैसे लिखते हैं, ये तो हर जगह वही चीज है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो आपको हर जगह यही चीज फॉलो करनी है। तो बहुत ही आराम से इस वीडियो को सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, भले 2x पे कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन स्किप मत करिएगा। आप लोग सुनिएगा जरूर, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठे रहना और इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है कि मैम ने क्या डिस्कस किया, क्या बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको जब भी एक तो आपको ये पता चल गया, अब कभी कभी सबसे पहली जो गलती आपकी होती है वो मैं डिस्कस करती जाऊंगी इसके साथ। सबसे पहली गलती होती है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम क्या करते हैं, कॉपी अगर हमें ये मिली हुई है, ठीक है, इस कॉपी में हम क्या करते हैं, इधर भी एक लाइन खींच देते, इधर भी एक लाइन खींच देते। ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल एक ही लाइन, अब तो आपको मिलती है ऑलरेडी खींची हुई लाइन, है ना। बच्चे क्या करते हैं कि लगता है कि एग्जामिनर समझेगा नहीं इस चीज को, ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर नहीं है, आप बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है, तो आप एक छोटी सी लाइन इधर खींच लो, ताकि आप यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल सको, आंसर नंबर डाल सको, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहला गलती तो आप ये करते हैं। दूसरा कि हमेशा आप ब्लैक साइंस के बच्चे हैं, अगर आप जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी में भी बायोटेक है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एक दो कलर पेन का। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलत नहीं करना है, ठीक है, लाइन एक ही तरफ खींचना है। दूसरा कि आपको कलर पेन यूज करना है ना, कलर पेन बहुत जरूरी है। कलर पेन से अगर आप डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम के लिए कलर पेन जरूरी है। कोई इंपॉर्टेंट बात आप लिखने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं, उस लाइन में कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, उसको आपने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब आपकी दिमाग में आ रहा होगा कि मैम पेन तो कहीं कहीं यूज नहीं करने दिया जाता, पर बेटा ऐसा नहीं है, आप कलर पेन का यूज कर सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट है, आपको कलर पेन से ही फिगर ड्रॉ करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने खुद भी किया है, हमारे बच्चे भी करते हैं, तो हमेशा कलर पेन का ही यूज करिए। और कलर पेन में भी कौन सा कलर पेन यूज करना है, इस बात का बहुत ध्यान देना है आपको। तो कलर पेन हर 40 मुझे लगता है 12 कलर के आते ही हैं, तो आपको 12 के 12 नहीं लेने हैं, कुछ कलर पेन्स के लीजिए। और वो कलर पेन आपको कहाँ पर डालना है, जैसे कोई चीज आप लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, आंसर मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने कॉपरेटिविटी लिखा, तो मैंने लिखा कॉपरेटिविटी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो मैंने उसके एग्जांपल्स जब लिखे, जब उसके एग्जांपल्स लिखा, तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, किसी कलर पेन से लिख दिया। तो कलर पेन से लिखने से क्या हो जाएगा, चीजें जब हाईलाइट होती हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में जाता है कि बच्चे को पता है, हो सकता है वो ध्यान ना दे, लेकिन अगर कोई कलर चीजें हैं, कलर चीज लिखने की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज इजिली हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो कलर पेन में आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी नहीं, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे एग्जाम्पल हो गए, उसको आपको कलर पेन से लिखना है। और कलर पेन में भी कौन सा कलर पेन आपको यूज करना है, आपको कलर पेन यूज करना है पिंक, ठीक है, आपको कलर पेन यूज करना है ब्लू। ब्लैक तो आप सभी यूज करते हैं, ब्लू ब्लैक तो करते हैं, उसके लिए तो छोड़ दीजिए, ब्लू करते हैं, ब्लैक करते हैं, पिंक ले लीजिए, स्काई ब्लू ले लीजिए, ठीक है। आपको दो कलर पेन को छोड़ करके बाकी आप कोई भी कलर पेन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कलर पेन है जो आपका रेड, वो आप बिल्कुल ही यूज मत करिएगा, आपको ग्रीन नहीं यूज करना है ना, क्योंकि ये दोनों ही एक प्रिंसिपल की साइन होती है और एक रेड पेन टीचर्स यूज करते हैं, तो आपको वो दोनों नहीं यूज करना है। लेकिन अगर आप खासकर अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो जूलॉजी में हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप रेड पेन का यूज कर सकते हैं, बस वहीं पर और कहीं भी नहीं। ब्लड वेसल्स बना रहे तो थोड़ा बहुत रेड पेन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल ही नहीं यूज करना है आपको। ग्रीन पेन अगर बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो जाइलम फ्लोएम जब बनाते हैं तो आप ग्रीन पेन यूज कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपको ग्रीन और रेड पेन। ग्रीन में एक पैरेट ग्रीन आता है, हो सकता है आप वो यूज कर सको, बट मैं तो कहूंगी ग्रीन आप स्किप ही कर दो, क्योंकि बेटा बाकी तो है ना, ऑरेंज है, स्काई ब्लू है, पिंक कलर है, तो मिनिमम 3 to 4 पेन का आप यूज करिए।
ब्लैक और ब्लू के अलावा की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, उसको इंक्लूड मत करिए, वो तो आप यूज करते ही हो। ब्लैक कलर का यूज हमेशा आप कोशिश करिए कि जब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहला आप सेक्शन ए डालिए, ठीक है। सेक्शन ए आपने डाला और आंसर, यहाँ पर जो भी आंसर लिख रहे हैं आंसर नंबर डालिए, आंसर नंबर 1 ऐसे लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर अपना जो भी टॉपिक है, जैसे कॉपरेटिविटी ये पहला टॉपिक है, तो आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये तरीका होता है लिखने का। और ये जो आपने सेक्शन 1 और ए आंसर नंबर 1 लिखा, इसको हमेशा आप किससे लिखोगे? ब्लैक पेन से, ठीक है। या तो ब्लैक मार्कर ले लीजिए, आप ब्लैक कलर का जेल पेन यूज अवॉइड करिएगा, क्योंकि जेल पेन नहीं यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल भी। और बहुत ज्यादा मन है जेल पेन, तो ब्लू बिल्कुल मत यूज करिएगा। ब्लैक जेल पेन यूज कर सकते हैं, पायलट पेन यूज कर लीजिए, सबसे अच्छा आपके लिए स्केच पेन यूज कर लीजिए। हेडिंग्स हमेशा हाईलाइटेड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी दिखे कि हाँ आप क्या लिख रहे हैं। तो ब्लैक कलर हेडिंग के लिए यूज करिए, सेक्शन डालने के लिए, आंसर डालने के लिए यूज करिए। बाकी आपका जो भी टॉपिक है उसको डालने के बाद आप ब्लू कलर से कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद आप कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखिए, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे भी कैसे लिखा जाता है। तो होप आपको ये पहले समझ में आया होगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, एक तो आपको पता चल गया कि कलर पेन यूज करना है, इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग, आप एक बार करके देखिएगा, आपको खुद उसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, कौन सी कलर पेन का यूज नहीं करना है, मैंने ये भी बताया। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि आपको सेक्शन जो अटेम्प्ट करने के लिए, क्यों बेटा आप लोग ऐसा करते हैं कि वेरी शॉर्ट स्किप कर देते हैं, पहले आप लॉन्ग करते हैं, फिर आप वेरी शॉर्ट करते हैं, फिर आप वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप लोग उल्टा पुल्टा बहुत करते हैं, आपको लगता है लॉन्ग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 8 नंबर दे के जाता है, अगर ये 10 मार्क्स वाला छूट भी गया तो चलेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आप जब भी पेपर स्टार्ट करते हैं, अगर रिटन एग्जाम स्टार्ट करते हैं, तो आप पढ़ के आते हैं, तो पढ़ा हुआ चीज जैसे ही आप अभी फ्रेश है, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपने फ्रेशली उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया, आपको सबसे पहले, जो भी बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं वो सबसे पहले हमेशा अपना पार्ट ए कंप्लीट करते हैं, वो कभी भी पार्ट ए को स्किप करके पार्ट बी या पार्ट सी पे नहीं जाते। उनका ये सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। क्यों? क्योंकि जब आपका माइंड, आपने तुरंत तुरंत पेपर लिया, आपने अभी फ्रेश हो आप, तो फ्रेश जब हो तो आप तुरंत जो भी क्वेश्चन है, जैसे कॉपरेटिविटी आया, आपने लिख दिया, ठीक है, आंसर डाल के, हो सकता है कि एम वैल्यू वाला ना आ रहा हो, सेकंड वाला ना आ रहा हो आपको, तो उसको इतनी लाइन 3 लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाइए ना, बाद में कर लीजिएगा। लेकिन पहले आपका माइंड अभी फ्रेश है, आपको जो भी चीजें याद है, जब आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे तब आप दूसरी चीजें करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तीसरी चीज की, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो हम एकदम थक चुके होते हैं, और लास्ट की सोचते हैं 10 मिनट जो बचे हैं या 15 मिनट बचे हैं उसमें हम इसको करेंगे, तो वो थका हुआ माइंड से आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन को उतना अच्छे से अटेम्प्ट कभी नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि नहीं आ रहा है तो पूछ लूं अगल बगल से, वो तो पॉसिबल हो नहीं पाता। दूसरी चीज कि आप लिखोगे भी तो आपके दिमाग में इतना थकान हो चुकी होती है, इतना थक चुके होते हो लिखते लिखते, कि आपको वो चीज अटेम्प्ट नहीं हो पाती उतने अच्छे से जितना आपने पहले अटेम्प्ट किया होगा। आप एक पेपर में एक बार पहले वाला सेक्शन अटेम्प्ट करके देखिए, और जब आप कोई दूसरा पेपर देंगे उसमें आप लास्ट में अटेम्प्ट करके देखिए, और दोनों में रियलाइज करेंगे आप खुद कि पहले जब हमने अटेम्प्ट किया था वो ज्यादा बेटर था, वो ज्यादा आंसर हम अच्छा लिख पाए एज ए कंपेरेटिव टू लास्ट वाले। ये जितनी भी बात हम आपको बता रहे हैं वो मेरी लाइफ में खुद भी हुआ है, मैंने खुद किया है ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये बताना बहुत आसान है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, बट इस चीज को जब मैंने किया है, मैंने दोनों चीजें फॉलो की है, तो मुझे पता चला था ये चीज कि जब हम पहला अटेम्प्ट करते हैं ना तो बहुत फ्रेश माइंड से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जो भी चीजें मैं बता रही हूँ आपको, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा क्वेश्चन पहले पार्ट ए अटेम्प्ट करिए, फिर पार्ट बी करिए, देन पार्ट सी करिए। बस आपको पता होना चाहिए कि टाइम का मैनेजमेंट क्या है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, टाइम का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको 15 मार्क्स, मैं आपको पहले से हटा दूं, कलर का मुझे लगता है क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेगा मुझसे कमेंट बॉक्स में, और जो भी दिक्कत होगी आप पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जरूर इस सभी चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, हो, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बेटा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले, आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको ए, देन बी, देन सी अटेम्प्ट करोगे, लाइन बाय लाइन अटेम्प्ट करोगे। अगर शॉर्ट है, सॉरी वेरी शॉर्ट है, जो कि क्या है, सेक्शन ए है,
वेरी शॉर्ट है। वेरी शॉर्ट को ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम दे? 15 मिनट, 15 मिनट दीजिए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। ठीक है, हर हर एक क्वेश्चन पे आपको, अगर आप 15 मिनट बहुत होता है बेटा 10 क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, 15 मिनट में आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा दो। जैसे मान लीजिए कॉपरेटिविटी दिया है यहाँ एंजाइमोलॉजी के केस में, अगर हम बात करें कि राइबोसोम दे दे, सेल बायोलॉजी के केस में अगर ये राइबोसोम के बारे में बोल दे, तो हम क्या लिखेंगे? राइबोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल है, किसने डिस्कवरी की वो लिखिए पहला। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तीसरी चीज लिखिए कि एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है ना, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तीसरा इसका फंक्शन हेडिंग डालिए, फंक्शन क्या है इसका? ये प्रोटीन फैक्ट्री है। और राइबोसोम का स्ट्रक्चर बताइए कि एक एग्जांपल लिखिए, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, इन केस ऑफ यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के केस में क्या है भाई? 70S है। यूकैरियोट के केस में 80S राइबोसोम है। यहां पर एक छोटा सा हमने स्ट्रक्चर बना दिया, ये लिख दिया स्मॉल सब यूनिट, ये लिख दिया लार्ज सब यूनिट, बात खत्म। इसके बाद आपको नहीं लिखना है, तो इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा अगर आपके दिमाग में है, ये क्लियर है आपको कि हर एक 1 मार्क्स में कितना लाइन लिखना है और क्या लिखना है, तो आप कर लोगे। इसी का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दूसरे सब्जेक्ट से देना चाहें, तो हम अगर दें आपको कि फॉर एग्जाम्पल एसडीएस दे दे। एसडीएस ये एक टेक्निक का आपको है, एसडीएस सोडियम डोडोसिल सल्फेट। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आए कि जिसके फुल फॉर्म लिखने हो, तो आपको हमेशा पहले, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म लिखिए, क्योंकि हाफ मार्क्स आपको वहीं मिल जाएंगे। अगर आपने एसडीएस का फुल फॉर्म लिखा तो क्या लिखेंगे? सोडियम डोडोसिल सल्फेट। ठीक, ये लिखेंगे। दूसरा कि ये कहाँ यूज होता है? जब हम प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं, हम लोग पेज करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हम एसडीएस पेज यूज करते हैं। और ये एक एन आयनिक डिटर्जेंट है, एन आयनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, ये एक डिटर्जेंट है। जो इसका फंक्शन क्या है, तो हम बताएंगे कि फंक्शन ये है कि ये निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है सारे के सारे अमाइनो एसिड को। ठीक है, तो प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करने का काम एसडीएस का है। ठीक, तो आपने कितना लाइन लिखा? ज्यादा से ज्यादा 3। तो आप हर का क्या लिख रहे हो कि वो है क्या? अगर उसका स्ट्रक्चर है तो छोटा सा उसका स्ट्रक्चर बनाइए, अदरवाइज उसका फंक्शन लिख के एग्जाम्पल लिख के छोड़ दीजिए। आपको इसमें कहीं भी 1 मार्क्स आपका कटेगा नहीं, या 2 मार्क्स जो भी होगा। आपको लिखना है बेटा, फिगर बनाना है, थ्रू द पॉइंट लिखिए। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसको करिए। पहले सारे वो चीजें अटेम्प्ट कर लीजिए, वो लिख लीजिए जो आपको लिखना चाहिए उसके बारे में। आपको ज्यादा मन है तो आप एक आध लाइन छोड़ दिया करिए, अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको लिखिए। लेकिन इतने पे ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आप इसको चाहो कि हम कॉपरेटिविटी या राइबोसोम का पूरा स्ट्रक्चर बना के पूरा लिख डाले, इतना इतना पेज लिख मतलब हमको 4 लाइन लिखनी है तो हम 10 लाइन लिख रहे हैं, तो उससे आपको अवार्ड नहीं मिल जाएगा, या आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स की जगह 2 मार्क्स की जगह 10 मार्क्स नहीं देके चला जाएगा। बहुत से बच्चों की जो तीसरी गलती जो होती है वो क्या होती है? टाइम वेस्ट। हम टाइम वेस्ट करते हैं किस पर? सबसे ज्यादा जो टाइम आप सभी बच्चे वेस्ट करते हैं वो वेरी शॉर्ट मतलब सेक्शन ए पे करते हैं। ठीक है, गलती तो एक करते ही है, कुछ बच्चे तो ये गलती करते हैं कि सेक्शन ए छोड़ ही देते हैं, बाद में अटेम्प्ट करते हैं या पेज छोड़ देंगे। ये सब करते हो आप लोग, क्योंकि हम लोग भी ड्यूटी में रहते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं ना कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी मिस्टेक करता है। तो हम लोग बोलते तो है नहीं, लेकिन पता तो चल ही जाता है कि आपकी क्या मिस्टेक है। तो ये मुझे पता कहाँ से चल रहा है, मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं आप सभी से। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक जो है, पहला मिस्टेक आपका क्या कि आपको कलर से ब्लैक ब्लू से नहीं लिखना है, आपको ब्लैक ब्लू के अलावा पिंक पिंक यूज करना है, ऑरेंज करना है, स्काई ब्लू या कोई भी आप कलर यूज कर सकते हो, रेड और ग्रीन को छोड़ के। ये बीएड के बच्चों के लिए भी है, ये एमएड के बच्चों के लिए, एमएससी एमएस सभी में यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न यही रहता है सबका। ठीक है, सबका पैटर्न यही रहता है। आपको ये क्लियर है? होप आपको क्लियर होगा। दूसरा कि आपको सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना है, देन बी, देन सी। ठीक है, सेक्शन ए सिर्फ हमें 50 वर्ड में लिखना है बेटा। यहाँ साफ साफ वो क्यों लिख रहा है उसको भी तो सोचो। क्या करोगे 10 पेजेस के लिख करके? हाँ, कोई मतलब नहीं है। 10 लाइन आपको लिखना की कोई जरूरत नहीं है, आपको थोड़े लाइन में ही कंप्लीट कर लेना है। होप आपको वेरी शॉर्ट समझ में आया होगा। अब हम वेरी शॉर्ट का आंसर आपको जो भी हमारी बच्ची ने लिखा हुआ है उसका आंसर दिखा रहे हैं कि उसने लिखा कैसे है। ये देखिए, जैसे उन्होंने एंजाइमोलॉजी का टेस्ट दिया है, तो उनका यहाँ दिया है कॉपरेटिविटी। कॉपरेट ऐसे हमारे सारे बच्चे लिखते हैं। ठीक है, कॉपरेटिविटी में क्या दिया है, उन्होंने लिखा हेडिंग। पहले उन्होंने क्या यहाँ पर लिखना चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था सेक्शन ए। ये जरूरी है बेटा, सेक्शन ए। आंसर नंबर क्या है आपका?
फर्स्ट। तो आंसर नंबर ए जो है वो क्या है, कोऑपरेटिविटी। उन्होंने हेडिंग डाला, ये हेडिंग किस, ये सेक्शन ए और ये तीनों चीजें ब्लैक से डाल दी है। उसके बाद उन्होंने लिखा है द बाइंडिंग इवेंट देयरफॉर, बिकॉज ये पूरा बात इन्होंने कोऑपरेटिविटी के बारे में लिखा। फिर कोऑपरेटिविटी का मतलब बताया, फिर ये कितने टाइप के होते हैं, दो, पॉजिटिव और निगेटिव कोऑपरेटिविटी, वो बताया। दोनों के एग्जाम्पल्स लिखे, बात खत्म हो गई। तो एग्जाम्पल्स जो आपको है वो क्या लिखना रहेगा, वो कलर पेन से आपको लिखना रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप क्या करोगे, कलर पेन से लिखोगे। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि हमेशा आपको कलर पेन का यूज करते रहना है। ऐसा नहीं है कि कलर पेन क्या करना है, स्किप कर देना है। देखो जैसे ये चीजें लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये चीजें दिख रही है क्लियरली, हो सकता है दिखे आपको, स्क्रीन कोशिश कर रही हूँ मैं दिखाने का। तो देखो बीच बीच में क्या किया है, कलर पेन का यूज किया गया है। बीच बीच में क्या करा जा रहा है, कलर पेन का यूज किया जा रहा है। तो कोशिश करो कि आप कलर पेन का यूज करो, बहुत ज्यादा जरूरी है कलर पेन को यूज करना। दूसरा क्या दिया है, अब आपको समझ में आ गया कलर पेन कहाँ यूज करोगे, एग्जाम्पल में। दूसरी क्वेश्चन देखिए, केएम वैल्यू पे क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन दिखा रही हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, कोऑपरेटिविटी। पहला क्वेश्चन कोऑपरेटिविटी था, दूसरा केएम वैल्यू है। देखिए उन्होंने कितने जल्दी लिखा और कितनी अच्छी बात उसमें लिख दिया। एग्जाम्पल भी बता दिया, टाइप भी बता दिया, उसके बारे में भी बता दिया। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन के लिए लिखना है। केएम वैल्यू, केएम वैल्यू क्या है उन्होंने ये बताया, ग्राफ बना लिया, उसका फॉर्मूला बता दिया, और किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो बता दिया। ये भी हो गया, ठीक। उसका सिग्निफिकेंस अगर वो पूछ रहे हैं, सिग्निफिकेंस उसका क्या है, तो आप सिग्निफिकेंस बताइए, क्योंकि सिग्निफिकेंस पूछा गया है तो सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा। तो टॉपिक को नहीं छोड़ना है आपको। जैसे एसडीएस पूछा, तो एसडीएस लिखा है, बोला है एसडीएस बताइए और इसका फंक्शन बताइए, तो फंक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ फुल फॉर्म बता के काम नहीं चलेगा, फंक्शन भी बताना पड़ेगा। जो पूछ रहा है उसको बताना है, क्योंकि वो हाफ हाफ में उसको डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर सिर्फ केएम लिखा होता तो सिर्फ आपको हाफ मार्क्स लगता, आपने सिग्निफिकेंस भी लिखा है तो हाफ आपको वहां से भी मिल गया। तो पूरी टॉपिक को लिखना है और कम टाइम में लिखना है, ये बात ध्यान देना है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। देखिए आप हर एक क्वेश्चन को उन्होंने लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन को कितने अच्छी तरह से लिखा हुआ है, और कितने लाइन में आप खुद नोटिस करो ये कितने लाइन में लिखा गया है। ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाइन में उन्होंने लिखा है, वेरी शॉर्ट, उससे ज्यादा नहीं लिखा है, ठीक है। तो होप आपको वेरी शॉर्ट समझ में आया होगा कि वेरी शॉर्ट हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। पहला क्या कि हमें कैसे करना है, अगर हमारा क्वेश्चन फिर से हम बता रहे हैं, बार बार बताएंगे आपको, भले आप फ्रस्ट्रेट हो जाइए, ठीक है, लेकिन बार बार बताना बहुत जरूरी कि आपकी मिस्टेक ना हो दोबारा, ठीक है। आप पहले लाइन खींचोगे, अगर है तो, अब तो देता है मुझे जहां तक पता है कॉपी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये लाइन खींचोगे, दोनों तरफ नहीं करना है, ठीक है। सेक्शन ए डालोगे ब्लैक पेन से, आंसर नंबर डालोगे 1, और यहाँ पर आप अपना आंसर जो भी हेडिंग है ऑपरेटिविटी वो अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। कलर पेन से यूज करोगे, कुछ एग्जाम्पल्स को या कुछ ग्राफ को कलर पेन से यूज करके बताओगे, और ज्यादा से ज्यादा वेरी शॉर्ट में कितना टाइम दोगे बेटा, 15 मिनट दोगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। वॉच रख लीजिए, वॉच रख लीजिए, और 15 मिनट का दिमाग में रखिए कि 15 मिनट हमें ये करना है, ठीक है। तो 15 मिनट से ज्यादा अगर टाइम ले रहा है छोड़ दीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। फिर जब आपको टाइम मिले तो फिर आके करिए, ठीक है। लेकिन ये 15 मिनट के अंदर पहले सारे को लिख लेना है, थोड़ा 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 सबके बारे में, जब बाद में हमें टाइम मिलेगा तो हम लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्योंकि जो भी बच्चे टॉप करते हैं वो इस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट किया है और ये क्वेश्चन सही, तो आपको कितना मार्क्स देके जाएगा, 10 में से 10, ठीक है। यहाँ मार्क्स नहीं कटते जल्दी अगर आपने अटेम्प्ट किया और सही किया है, ठीक है। अब यहाँ पर है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा वेरी शॉर्ट वाला। अब मैं आगे बढ़ू, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं शॉर्ट, शॉर्ट पे हम बढ़ते हैं। तो वहां पर क्या है, शॉर्ट में आपको क्या है, सबसे पहला जो सेक्शन बी है वो आपका क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वहां आपको कितने वर्ड का लिखना है, 200 वर्ड। 200 वर्ड कहने का मतलब कि 2 पेजेस अप्रॉक्स, आपके जो पेजेस होते हैं वो 2 पेजेस का मतलब ये मत समझ लीजिएगा, बहुत से बच्चे समझ जाएंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। 2 पेजेस का मतलब ये नहीं कि अगर ये पेज दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे रहते हैं शायद आपकी कॉपी, अगर ये पेज है तो ये और ये पूरा लेकर के 2 पेजेस नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। 2 पेज कहने का मतलब कि इस वाला और इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट, ठीक है, ये 2 पेजेस की बात हो रही है। आपको मिनिमम इतना लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन आपके 6 दिए होते हैं, 2 से 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं आपको, ठीक है बेटा, 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, और हर एक क्वेश्चन के जस्ट नीचे आपको ऑप्शन दिया होता है, और ये 5 के 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। हो सकता है कि ये 5 के 5 अटेम्प्ट करने पर आपको या तो कहीं कहीं 5 मार्क्स का ये दिया रहेगा, या तो कहीं कहीं आपको ये 7 मार्क्स का दिया रहता है, ठीक है। कहीं कहीं 7 मार्क्स का तब देते हैं ये लोग जहां पर आपके 75 मार्क्स के ये होते हैं, 5 मार्क्स के तब देते हैं जब ये 50 मार्क्स का होता है।
ठीक है। जैसे कमेंट ऑन एलबी प्लॉट, लाइन वीवर प्लॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह से आपको देखो क्वेश्चन फिर और दिया है, फिर एक और क्वेश्चन, मतलब हर एक 2 क्वेश्चन में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से देखिए, सारे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में भी एक क्वेश्चन है, फिर और करके दूसरा है, मतलब कि हर आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन को कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था एलोस्टेरिक एंजाइम, है ना, सॉरी ये तो वेरी शॉर्ट है। जैसे मान लेते हैं एंजाइम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफेक्ट बताना है टेम्परेचर, पीएच और इन सभी पे। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो यहाँ पर दिया है कि इन्होंने अटेम्प्ट किया है ये वाला क्वेश्चन, डज द इफेक्ट ऑफ पीएच प्रोवाइड एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। क्या पीएच का इफेक्ट है एक्टिव साइट पे एंजाइम के, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इन्होंने क्या लिखा है, ये पूरा पीएच क्या होता है पहले उन्होंने ये बताया। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप लोग कोई भी चीज हेडिंग जो शुरू होती है, आप उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हो। पीएच है, अगर तो थोड़ा सा पीएच के बारे में बता दीजिए ना कि पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हाई होता है, जैसे आपका यहाँ बताई हुई है कि पीएच हाई है तो H प्लस कंसेंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। पीएच कम है तो H प्लस कंसेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। तो क्या होगा, पीएच हाई है तो बेसिक है, पीएच कम है तो एसिडिक है। ये बताने के बाद इन्होंने ये बताया कि पीएच स्केल में कहाँ पर, ये इन्होंने पीएच स्केल बनाया हुआ है, ठीक है। पीएच स्केल क्या होती है, हमेशा 0 to 14 होती है, इन्होंने ये भी बताया है। इधर की तरफ जाएंगे 7 से, हम अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ेगी, अगर इधर हम 8 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिसिटी बढ़ेगी। फिर उन्होंने बताया कि एंजाइम जो है उसका क्या इफेक्ट आता है जब पीएच की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया कि एंजाइम और पीएच का क्या वेलोसिटी है, इधर पीएच है। अगर जैसे जैसे हम यहाँ, कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो लो पीएच पे काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हाई पीएच पे काम करने वाले हैं। तो आपको एग्जाम्पल भी देना है कि कौन से ऐसे एंजाइम है। नॉर्मल आपने तो एंजाइम का बना दिया है कि नॉर्मल एंजाइम अगर हम 6 से ज्यादा पीएच दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन होने लग रहा है। इसका जो ग्राफ है वो कैसा दिख रहा है, बेल शेप कर्व नजर आ रहा है। उन्होंने ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखिए तो इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, पर एग्जाम्पल बताने का तरीका अलग है। एग्जाम्पल उन्होंने बताया, क्योंकि बेटा आपको दूसरी चीज पता है क्या याद रखनी, आपको कॉपी भी भरना है ना। अगर 200 वर्ड का है तो हमें 200 वर्ड को भी ध्यान देना है। कुछ उसमें हम ग्राफ कर दे, कुछ हम फिगर को डाल दे। जैसे बहुत से बच्चे हैं कि अगर क्वेश्चन दे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन करिए, तो बहुत से बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया बस डिफाइन करके चले आएंगे। या फिर बोल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताइए, है ना, 5 मार्क्स में, तो बहुत से बच्चे स्ट्रक्चर बना करके छोड़ के चले आएंगे। बट कुछ बच्चे होंगे जो इसके स्ट्रक्चर को बनाने के बाद उसकी आउटर मेम्ब्रेन को हेडिंग डालेंगे, उसको बताएंगे थोड़ा सा, इनर मेम्ब्रेन को हेडिंग डालेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, वहां पर क्या चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में उसको बताएंगे। हर एक पार्ट को उन्होंने डिस्कस किया। तो नंबर बताइए किसको ज्यादा मिलेगा, जो ऑब्वियस सी बात है उसके हर एक पार्ट को डिस्कस किया होगा उसी को ज्यादा मिलेगा। तो ये भी चाहते तो यहाँ पर क्या कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ ये बेल शेप कर्व बता देती, पीएच का क्या इफेक्ट है इसको बता देते, हो जाता। बट इन्होंने ये भी बताया कि एग्जाम्पल बताया, इन्होंने हर एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, पर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। लिख भी सकते थे बट इन्होंने ग्राफ को चूज किया, क्योंकि ग्राफ की वजह से आपकी थोड़ी सी कॉपी बढ़ेगी। आपको कॉपी भी भरना, इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कॉपी भी भरना बहुत जरूरी। बहुत से बच्चों को लगता है कॉपी भरते जाओ भरते जाओ, भरना है बेटा, पर इतना नहीं, सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है ना। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पेप्सिन जो है वो 1 से 2 पीएच पर काम करता है। आप ध्यान से देखो, इन्होंने ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है, इन्होंने ड्रॉ किया है इस तरह से ग्राफ, ठीक है। तो ये पेप्सिन जो है आप देखिए 1 से 2, अप्रॉक्स 2 से 3 तक के बीच में ये काम कर रहा है। तो ये पेप्सिन है जो बहुत एसिडिक पीएच पे काम करता है। लेकिन एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम जो है, आप एग्जाम्पल इस तरह से भी लिख सकते थे, एसिड फॉस्फेटेज। देखो मैं लिख कर भी आपको बता रही हूँ कि कैसे लिख सकते हो, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेज है, वो आप लिख सकते हो कि ये 3 से लेकर 5 पीएच पर काम करता है। तो चाहे आप इस तरह से लिखिए, चाहे आप इस तरह से लिखिए, आप इस तरह से लिखोगे तो भी थोड़ी कॉपी भरेगी, इस तरह से लिखोगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। खासकर एमएससी के बच्चों के, बीएससी के बच्चे मान लो इस तरह से लिख रहे हैं तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एमएससी के बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई भी चीज दिखाते हैं तो और अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो एमएससी के बच्चों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सेलेब्री एमाइलेज है, आप यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल देते जाओ सारा, ठीक है। सेलेब्री एमाइलेज ये आपका काम कर रहा है 6 से लेकर के आपका 7.4 पीएच पर, है ना। आप ये भी बताते जा रहे हो। तो ये देखो इन्होंने ग्राफ के थ्रू ये चीजें बताया है।
तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ग्राफ के थ्रू भी आप बता सकते हैं इन सब चीजों को, और ये खासकर एमएससी के बच्चे करें। और अगर ये बच्चे हमारे बीएससी में ही ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि ये बीएससी बायोटेक ऑनर्स के बच्चों की कॉपी है, अगर वो करते हैं तो इसीलिए उनको अच्छा मार्क्स मिल रहा है, क्योंकि अभी से इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, ये सब की अभी से हैबिट है। तो ये इनको, आपको ये हैबिट जो भी आप बता रहे हो, क्या ये ग्राफ आपने जो भी बनाया है, क्या ये आपको काम नहीं आएगा? ये आप क्या इसको अगर एंट्रेंस में ये ग्राफ आ गया और यहाँ ए लिख दे, यहाँ बी लिख दे, सी लिख दे, डी लिख दे, तो आपको ये काम नहीं आएगा कि इसने पीएच पर कौन काम करता है? तो अगर अभी से आप हैबिट कर रहे हो इन सब चीजों की, तो उससे प्रॉफिट क्या हो रहा है? ये सब ग्राफ पढ़ने का या फ्लो चार्ट पढ़ने का दो फायदा है। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, हमारे दिमाग में चीजें याद, मेमोरी करने के लिए हमें बहुत आसान हो जाता है, मेमोराइज करने के लिए हम बहुत आसानी से कोई भी चीज तैयार कर लेते हैं। दूसरी चीज कि अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं तो उसकी हेल्प से हमें क्या होता है कि अगर कभी फ्यूचर में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमें पता रहेगा। ठीक है, जैसे एक बार गेट में आ चुका है ये क्वेश्चन कि बेल शेप कर्व किसका होता है, तो पीएच एंजाइम पे जब पीएच का इफेक्ट आएगा या टेम्परेचर का, तो वहां बेल शेप कर्व देखने को मिलता है। तो बताइए ये आपको फायदा कर रहा है कि नहीं? तो ये आपको क्लियर करता है बहुत सी चीजें। ऐसा पढ़ो कि जब एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो तो आपको उतना बोझ ना लगे कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको क्लियर है कि हाँ हमको ये चीजें आती है, और ऐसी पढ़ाई करिए कि दोनों से बेनिफिट मिले, क्योंकि फ्यूचर में करना तो आपको एंट्रेंस ही है ना। तो आप अभी से तैयार करो उस चीज को। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। सेम ऐसे ही इन्होंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है बेटा, इन्होंने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मैं दिखा रही हूँ इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन्होंने अटेम्प्ट किया है थर्ड क्वेश्चन को, जिसमें दिया है हाउ मॉडिफाइड यू ये आपने, ये सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मॉडिफाइड एंजाइम कमेंट ऑन द कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो इन्होंने अटेम्प्ट किया है, एक तो ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन्होंने अटेम्प्ट किया, तो बताइए कितना पेज, आपका पेज भी भर गया और आपका काम भी बन गया। बहुत कम टाइम में ये चीजें अटेम्प्ट हो गई। और कोशिश क्या करो वो चीज अटेम्प्ट करने की जिसमें फ्लो चार्ट, फिगर हो, वो क्वेश्चन, या डिफरेंस वाले फिगर्स ज्यादा हो। अगर आपको अगर डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अगर सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हो तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में, तो आपको बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मिनिमम अगर ये 5 मार्क्स में पूछा है, ठीक है, तो आप 5 लिख के आओगे। ठीक, लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग में पूछा है कि डीएनए आरएनए, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस आते हैं कि ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए में डिफरेंस बता दीजिए। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, अगर 8 मार्क्स में दिया, अगर यही यूकैरियोट वाला 8 मार्क्स में देगा, तो मैक्सिमम बच्चे क्या लिख करके आएंगे, सारा चीज लिख करके आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख के आएंगे, नो डाउट। ठीक है, बट एग्जामिनर आपको 5 में से हमेशा 4 ही क्यों देता है? 5 में से 5 क्यों नहीं दिया? अगर आप प्रोकैरियोट या यूकैरियोट का बता रहे हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में आपने बताया, एग्जाम्पल भी बताया, फिर भी नहीं मिला 4 में से, 5 में से 4 ही मिला, क्यों? उसके पीछे रीजन है क्या? एग्जाम्पल तो बताया, यूकैरियोट में आपने बता दिया एनिमल एंड प्लांट, बट क्या आपने स्ट्रक्चर बनाया? अगर आप एनिमल और प्लांट का स्ट्रक्चर बना देते, छोटा सा ही रफली उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इसमें क्या चीजें पाई जा रही है, या प्लांट का आपने प्लांट में क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट बना लेते, वैक्यूल्स बना लेते, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, जो नहीं होती हैं एनिमल्स में वो बना लेते। यहाँ पर एनिमल्स में भी यहाँ प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, ये बना लेते, क्लोरोप्लास्ट यहाँ एब्सेंट है, न्यूक्लियस बना लेते, ये सारी चीजें अगर बना लेते, ठीक है, तो उससे क्या होता कि आपका जो 1 मार्क्स कट रहा था वो नहीं कटेगा। आपकी दूसरी मिस्टेक, डिफरेंस तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही चाहिए हर एक बच्चे को, लेकिन डिफरेंस हम अटेम्प्ट कहाँ करते हैं? अगर आपने 5 में से 5 लाना है और डिफरेंस पे 5 में से 5 मिलता भी है, ये भी बात जान लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंस पे 5 में से 5 क्यों मिलेगा? जब आपने 5, पहली बात तो आपको 5 लिखना है, ठीक है, 5 आपको लिखना है, ठीक, लेकिन वो 5 में चौथा एग्जाम्पल हो, ठीक है, जैसे आपका प्रोकैरियोट में आपने क्या लिखना है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का छोटा सा स्ट्रक्चर बना लो ना बेटा, क्यों छोड़ दे रहे हो? रफली बना लो, ठीक है, बहुत नहीं, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लो, बैक्टीरिया का मीजोजोम बना लो, ठीक है, इसमें सेल वॉल होती है, ये बना लो। ठीक, तो छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। जैसे यहाँ पर ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए का दिया है, मैक्सिमम बच्चों की कॉपी में क्या होता है, सब लिखेंगे कितने बेस पेयर होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन जो बच्चे लास्ट में आकर के ए डीएनए और बी डीएनए, जेड डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेस है, तो ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन 8 मार्क्स का है तो आपको मिनिमम आपको 8 से 10 डिफरेंसेस लिखने होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बनाना है,
स्ट्रक्चर के बिहार पे अगर यहीं पर क्वेश्चन डीएनए और आरएनए में पूछे तो भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, डीएनए का भी और आरएनए का भी। तो डीएनए और आरएनए का अगर अगर पूछ रहा है तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाइए मॉलिकुलर लेवल पे। ये वाला स्ट्रक्चर नहीं कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, बट उसके अलावा ये तो 9th की बुक में भी दिया है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो आपको मॉलिकुलर लेवल पे उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो डिफरेंस एक ऐसा क्वेश्चन होता है, उसको सबको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस में ज्यादा से ज्यादा बेटा अगर आपको टाइम लगता है तो 5 मिनट लगता है डिफरेंस लिखने में। तो आपका सोचो हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आप कितना मिनट दे रहे हो, 10 मिनट देते हो, 10 मिनट देना चाहिए, 10 से 15 मिनट। अगर आप 5 क्वेश्चन लिख रहे हो तो 10-10 मिनट या 15-15 मिनट जो भी आप अटेम्प्ट करो, तो उसमें से अगर एक डिफरेंस कोई वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कोशिश करो कि उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे मैं मान लो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, एक बार बता रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज ध्यान देनी है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। पेजेस कितना है, 2 पेजेस, ठीक है, 5 मार्क्स के हैं तो उस हिसाब से, 7 मार्क्स के हैं तो उस हिसाब से कोशिश करो कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करो। भी हम दिखा रहे हैं किसी क्वेश्चन में, अगर फ्लो चार्ट अवेलेबल हो तो ठीक है, इस तरह से लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये चीजें दिमाग में रखनी है। एक भी पॉइंट कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना छोड़ू, मुझे कुछ अभी बताना था आपको। देखिए इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कि कोवेल मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो मॉडिफिकेशन कैसे होता है ये चीज बताया है। तो 2 तरह से मॉडिफिकेशन होता है। देखिए आप इन्होंने क्या किया है, फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है, फ्लो चार्ट बना करके बताया कि रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन होता है, इनरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन होता है। फिर इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन का क्या क्या एग्जाम्पल होगा, इनरिवर्सिबल का क्या क्या होगा। तो इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है आपको। देखिए फ्लो चार्ट वाइज इन्होंने बताया है कि फॉस्फोराइलेशन एक एग्जाम्पल है, उसमें कौन सा एग्जाम्पल है उसको भी फ्लो चार्ट वाइज बनाया है। सेकंड बताया है कौन कौन सा इसमें आता है। तो इस तरह से आपको लिखना है कि आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका 5 मार्क्स में आपको किस तरह से लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, फिगर बनाना है, आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। ये 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर डिफरेंस पूछ लिया तो डिफरेंस में हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंस में भी हमें फिगर बनाना, चाहे प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पूछे बेटा, चाहे प्लांट और एनिमल में पूछे, तो हमें एग्जाम्पल प्लस स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है। तो होप आपको ये 5 मार्क्स वाला भी हमको लगता है समझ में आया होगा। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने छोड़ा है, बट अगर मुझे कुछ ध्यान आएगा या फिर कुछ चीजें ऐसी लगेंगी जो मैंने स्किप किया है या छोड़ा है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वो देख रहे हैं आप खुद नोटिस करिए कि इन्होंने क्या बनाया है। ग्राफ भी बताया है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, एग्जाम्पल बताया है, एग्जाम्पल का भी रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो कि फ्लो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट के थ्रू। और देखो बीच बीच में इन्होंने क्या यूज किया है, कलर पेन भी यूज किया है, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है कि कौन सा क्वेश्चन कितना और कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग खुद देखिए, मैं दिखाते जा रही हूँ। देखिए फ्लो चार्ट वाइज कैसे इन्होंने अटेम्प्ट किया, कितने कम टाइम में। अब एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर टेक्निक यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्निक वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि टेक्निक आपका जूलॉजी में भी आता है, बॉटनी में भी आता है, और बायोटेक से या फिर किसी सब्जेक्ट से एमएससी से रिलेटेड तब भी आता है, और बीएससी में भी आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्निक का क्वेश्चन आ रहा है और टेक्निक में सबसे कम मार्क्स मिलते हैं आपको, है ना, क्योंकि लिखने का तरीका नहीं पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने इलेक्ट्रोफोरेसिस तो सुना होगा, है ना, आप सभी ने इलेक्ट्रोफोरेसिस सुना होगा। तो कोई भी टेक्निक का मतलब कि कोई ना कोई आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, उसी के बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो। तो इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो भी यहाँ पर आप बात कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट का, वो इंस्ट्रूमेंट है क्या, वो बताइए पहले। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है पहले हम वो बताएंगे, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, फोरेसिस का मतलब क्या है, क्रोमेटोग्राफी है तो क्यों यूज कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले बताइए कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या है और फोरेसिस का मतलब क्या है, पहले ये बताएंगे। दूसरा कि ये जो मशीन है वो हम यूज क्यों कर रहे हैं। तो हमने लिखा कि ये मशीन जो है वो डीएनए के सेपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, प्रोटीन के सेपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तीसरी बात कि हम उसका प्रिंसिपल लिखेंगे, है ना, और उसका फॉर्मूला, ठीक। चौथी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी टेक्निक का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, तो आपको 3-4 चीजें याद रखनी है कि प्रिंसिपल लिखना है प्लस फॉर्मूला,
वो टेक्निक किस पर्पज से यूज, जैसे मान लीजिए आप मिक्सी यूज करते हो, किस पर्पज से यूज कर रहे हो? कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, एज अ लाइक सेंट्रीफिकेशन, ठीक है। तो आप सेपरेशन के लिए यूज, जिस पर्पज से यूज कर रहे हो वो बताओगे, उसका क्या एडवांटेज है, क्योंकि हर एक मशीन का कोई ना कोई एडवांटेज होगा, ठीक है, और कोई ना कोई उसका बेनिफिट होगा और कोई ना कोई डिसएडवांटेज होगा। तो हर एक, जैसे इन्होंने एंजाइम में भी लिखा है कि अगर हम इनमोबिलाइज्ड एंजाइम यूज कर रहे हैं और नॉर्मल एंजाइम, फ्री एंजाइम यूज कर रहे हैं, तो मोबिलाइज एंजाइम यूज करने की वजह से हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं रिपीटेटिव मैनर में, लेकिन फ्री एंजाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि एंजाइम बहुत महंगा आता है, कॉस्टली है। तो कॉस्टली होना ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज। लेकिन ये बार बार यूज कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। मिक्सी जो है वो, उसका एडवांटेज क्या है कि वो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या, बहुत शोर करती है ना। अब बड़ी अच्छी आ गई है, बात अलग है। तो खराब भी बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो आपको ये बात याद रखना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या टेक्निक से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में चार बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। पहला क्या, कि आपको वो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो किस पर्पज से यूज कर रहे हो, उसका नाम, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, कहीं कहीं क्रोमेटोग्राफी है, तो क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, वो बताओगे। फिर उसके बाद आप शुरू करोगे, आपकी प्रिंसिपल क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तीसरा, कि उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, उसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्ट्रक्चर भी बनाना है आपको, हर एक का स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर के बाद आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो क्या होता है आपका, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो कई टाइप के होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो टाइप बताओगे, ये किस लिए यूज किया जा रहा है, तो ये फ्लो चार्ट भी आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद उसका कोई ना कोई आप तो स्ट्रक्चर बनाएंगे ही, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस मशीन, इतना करने के बाद भी नंबर कट जाता है। क्यों कट जा रहा है, क्योंकि आपने उस मशीन का ना ही एडवांटेज बताया, ना ही बेनिफिट बताया, ना डिसएडवांटेज बताया, ना एप्लीकेशन बताया। तो जिसमें एप्लीकेशन लिखने लायक है उसमें एप्लीकेशन लिखिए, जिसमें डिसएडवांटेज एडवांटेज लिखने लायक है उसमें वो लिखिए, जिसमें बेनिफिट लिखने के लायक है वो लिखिए। आप इस तरह से करके देखिएगा, आपके टेक्निक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमारे भी आते थे हमेशा, और हम बच्चों के भी हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं टेक्निक्स में, बल्कि टेक्निक्स में सबसे कम मार्क्स मिलता है। टेक्निक्स और RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दोनों ही, जूलॉजी, बॉटनी, सभी बायोटेक, सभी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड कर दिए गए हैं NEP के थ्रू भी, और पहले भी था। लेकिन अब देखिए आपको लिखना कैसे है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, कि हमें टेक्निक जब हम पढ़ते हैं और RDNA पढ़ते हैं, है ना, RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इन दोनों में ये सारे रूल फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। होप आपको क्लियर भी हुआ होगा, ज्यादा तो नहीं लग रहा है आप लोगों को। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा कि आप लोगों को जितना अपना जो नॉलेज है, जो मैंने फॉलो किया है, उस तरह से नंबर गेन किया है, आपको भी डिस्ट्रीब्यूट करूं। मैं एक एक पॉइंट पे बात कर रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कितना लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, ठीक है। तो होप आपको ये देखो फ्लो चार्ट वाइज इन्होंने बताया है। बाकी आप देख रहे हो कि इन्होंने एक दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है शॉर्ट का ही, 5 मार्क्स का, जिसमें एलोस्टेरिक एंजाइम है। इन्होंने क्या बताया कि पहले एलो का देखो, यहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया एलो का मतलब क्या होता है, अदर, साइट का मतलब अदर देन एक्टिव साइट। अदर देन एक्टिव साइट को हम एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। जैसे ये एंजाइम है, इस एंजाइम का ये क्या है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, ये है एक्टिव साइट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पर साइट अवेलेबल है तो ये क्या है, ये अदर देन एक्टिव साइट है। जैसे ये फिंगर है मेरा, ठीक है, ये हमारा क्या है, पाम, यहाँ से जो कुछ भी पकड़ा तो ये एक्टिव साइट है, लेकिन ये जो है, ये सारी साइट क्या है, अदर देन एक्टिव साइट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फिर एग्जाम्पल को देखिए क्या किया है, आपका कलर पेन से यूज किया है, ठीक, एग्जाम्पल बताया, उसके टाइप बताए, ठीक, फिर रिएक्शन दिखाया उन्होंने, जिस क्वेश्चन में जो दिखाने लायक है, फिर ग्राफ भी दिखाया, यहाँ पर देखिए ग्राफ बता रही है, और इसकी वजह से इनका देखो स्ट्रक्चर भी बना रही है, टाइप बताती जा रही है, स्ट्रक्चर बनाती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, कम टाइम में उनका टाइम भी बच रहा है और आपका पेज भी इंगेज हो रहा है, आप कलर पेन का भी यूज कर रहे हो, आप रिएक्शन दिखा रहे हो, ग्राफ दिखा रहे हो, मॉडल दिखा रहे हो, सब दिखा रहे हो। तो उससे क्या है, कम टाइम में आपका जो टॉपिक है वो भी इंगेज हो जाता है, और कम टाइम में आप अच्छा भी कर पाते हो, ठीक है। देखो सारी चीजें इन्होंने बताई है, फिगर भी बताया, सब कुछ बताया, होप आपको समझ में भी आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 मार्क्स में। मुझे तो लगता है कि मैंने बता दिया है, कुछ छूटा नहीं है, और वेरी शॉर्ट में भी बता दिया कि कितना लिखना है, कब। तो हर एक जो टाइम है आपको, 5 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स के हैं, कितना पेज का लिखेंगे,
2 पेजेस का 200 वर्ड्स आराम से हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे, फिर से बताइए कैसे लिखेंगे फटाफट। पहले कलर पेन यूज करेंगे, मैम जो भी टॉपिक है उसको पहले बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके टाइप के बारे में बताएंगे, कहीं अगर ग्राफ इंक्लूड करने लायक है तो इंक्लूड करेंगे, कहीं एडवांटेज डिसएडवांटेज बेनिफिट लॉस ये बताने लायक है तो वो बताएंगे। ठीक है बेटा, ठीक। अब आगे नेक्स्ट करते हैं कि टाइम कितना देना है। टाइम भी तो मैनेज करना बहुत जरूरी है। हर एक क्वेश्चन पे कोशिश करो 10 मिनट देने की, 10 से 15 मिनट दो, मुझे लगता है हो जाता है। 10 15 15 मिनट भी दे सकते हो आप, 10 to 15 मिनट दे सकते हो। तो हर पे 15 मिनट मुझे लगता है कि जो, हाँ इस तरह से आप करोगे, आपका जो टाइमिंग होना चाहिए, इसको हर चीज को टाइमिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर लो बेटा। 15 15 मिनट में या 10 10 मिनट में हम जितना लिख सकते हैं हम उतना लिखेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पेज हम हल्का हल्का 1 2 3 लाइन जो भी हमें लगेगा कि हाँ करना चाहिए हम छोड़ देंगे, बाद में भी टाइम मिलेगा हम लिख लेंगे, है ना। 1.5 घंटे के अंदर इसको हमें अटेम करना है। 130 मिनट आपको देना है किस पर, पूरा शॉर्ट पर। मैं टाइम भी बता रही हूँ कि कितना करो, और करके देखो छूटेगा नहीं, कभी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, मेरे तो कभी नहीं छूटे, ठीक है। बल्कि मैं कलर पेन भी यूज करती हूँ शुरू से ही, मेरे कभी क्वेश्चंस नहीं छूटे। मैंने बीएड भी किया, एमएड भी, सब कुछ, लेकिन कहीं भी बीएससी बायोटेक में भी नहीं, एमएससी बायोकेमिस्ट्री में भी कहीं पे भी नहीं छूटा मेरा। तो आपका भी नहीं छूटेगा, होप मेरी यही ख्वाहिश भी है और आप करोगे भी यही। टाइमिंग 15 मिनट किस पे देना है, वेरी शॉर्ट पे। शॉर्ट पे कितना देना है आपको, 130 मिनट, ठीक है। अब बचा कितना आपका, बचा आपका लॉन्ग, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी का आंसर आप डालोगे, उसको आपको 500 वर्ड लिखना है। 500 वर्ड कहने का मतलब क्या होता है, 500 वर्ड कहने का मतलब आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। ये पूरी पेज ले लो, ठीक है, ये पूरा पेज एंगेज करो, इस तरफ वाला, और कोई एक पेज और इस तरफ वाला पूरा, मतलब टोटल 3 पेजेस आपको इंगेज करने हैं। तो 3 पेजेस इंगेज करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आराम से उतने में बन जाता है, ठीक है। 500 वर्ड आराम से हो जाते हैं। 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं सेक्शन में, 4 क्वेश्चन में से हर जगह 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, कहीं 5 भी दिया होता है, 4 या 5 देते हैं, उसमें से आपको करना तो 2 ही रहता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चन को बांटो, 1.5 घंटा तो वहां ले गया, 30 30 मिनट में, है ना। अगर आप 30 30 मिनट में आपके लॉन्ग क्वेश्चन को कर रहे हो तो ये कितना गया, 1 आवर हो गया, है ना। मतलब कि 50, मैं यहाँ बताती हूँ, वेरी शॉर्ट कितने मिनट का होगा, 15 मिनट का, ठीक। शॉर्ट 130 मिनट का, ठीक। लॉन्ग आपका 30 30 1 आवर, कितना हो गया, दो इधर से 2.5, और आधे घंटे भी आप कर सकते हो इसको, देखो आराम से, ठीक है। 15 मिनट कर सकते हो इस पे, आपके अब आपके क्या हो रहे हैं, इतना करने के बाद आपके पास 15 मिनट बच रहा है एक्स्ट्रा, है ना। अब इस एक्स्ट्रा वाले टाइम को आप किस में दे सकते हो, आपका यहाँ पर कितना हो गया, 2 2.5 घंटा तो यही हो गया, इन दोनों में ही, है ना, इसमें ही हो गया। 15 यहाँ हो गया, ठीक, 15 यहाँ पर हो गया, 15 मिनट बच रहे हैं। अब इस 15 मिनट में क्या करना है, कॉपी को देखना है। अगर लॉन्ग पे देना है 5 मिनट और एक्स्ट्रा, 5 मिनट हम इस पे दे दे, आधे थर्ड एक क्वेश्चन पे, और 5 मिनट इस पे और दे दे, फिर भी हमारे पास कितना बचा, 10 मिनट, है ना। 10 मिनट में हमें क्या करना है, वेरी शॉर्ट पे 5 मिनट एक्स्ट्रा देना है। इस तरह से करिएगा, कभी नहीं छूटेगा, मेरा तो नहीं छूटा। 5 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा, ठीक है। दिया, जो 2 2 लाइन छोड़ा था, एक एक लाइन छोड़ा था, भर दिया। शॉर्ट में 5 मिनट बचा, 5 मिनट में जो भी हमें लग रहा था कि हमारा छूट गया या कोई भी स्ट्रक्चर याद आ रहा है, तो आप आराम से कर लोगे। इस तरह आपका माइंड भी क्या है, रिलैक्स है, आराम आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। और डिफरेंस वाले क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन बेटा डिफरेंस जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि डिफरेंस में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगता है। वही क्वेश्चन की टाइमिंग आप दूसरे वाले पे और ज्यादा दे दो, ठीक है। होप आपको ये चीजें फॉलो करो, बहुत काम आएगा, बहुत बेनिफिट होगा। कलर पेन का यूज करना है ना, कौन से नहीं करना है, ठीक है। पहले क्या बताया, कलर पेन का यूज करना है। दूसरा क्या बताया, सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना है, बी देन सी अटेम्प्ट करना है। तीसरी बात बताया कि फ्लो चार्ट बनाना है, क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, एग्जाम्पल बताना है, फिगर बनाना है ना। और क्या, फिगर बनाने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे,
अगर कोई और कॉपी है, एप्लीकेशन लिखेंगे, एडवांटेज लिखेंगे, डिसएडवांटेज लिखेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें। चौथी चीज़ है कि टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें करेंगे तो कभी क्वेश्चन ना गलत होगा, ना ही कभी भी कोई क्वेश्चन्स छूटेंगे, कुछ नहीं होता। आप लोग ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही इसका दिमाग लगा कर के इसको सोचा है कि कैसे आप इस चीज़ को करते हो, छूट कैसे जाता है सब बच्चों का। मेरा तो कभी नहीं छूटता था, तो मैंने उस चीज़ को शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी समझा आपके लिए। देखो सेक्शन सी इन्होंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है? इन्होंने सेक्शन सी में अटेम्प्ट किया है एलोस्टेरिक वाला। आप देखो उन्होंने क्या-क्या इसमें डाला है, मतलब बताया है, कहाँ पर चीज़ों की बात होती है, एग्ज़ाम्पल बताना है, रिएक्शन बताया इन्होंने एक ग्राफ बनाया है। देखो इसमें क्या इन्होंने छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है, ठीक है? इन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ बनाया है इतना ढेर सारा, फ़ॉर्मूला बनाया है इन्होंने, ठीक है? फ़ॉर्मूला बताए हुए हैं इन्होंने, ठीक? आप यहाँ देखो, यहाँ पर उन्होंने पूरा ये चीज़ बताया कि कौन-सी स्टेट होती है, स्टडी स्टेट, ये सारी चीज़ें। तो देखो आपको ये क्वेश्चन जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है 1, 2, 3, 3 पेज हो गए आपके, तो 3 पेजेज़ में आपके क्या हो गए, आराम से सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने माइकलिस-मेंटन इक्वेशन अटेम्प्ट किया है, तो आप देखो यहाँ पर उन्होंने ग्राफ बनाया है, इन्होंने यहाँ पर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का ध्यान से देखिए 3-3 पेज का इन्होंने लिखा है, ठीक है? प्रोटीन सीक्वेंसिंग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसको देखिए 1 पेज, 2 पेज, ठीक है? इन्हिबिटर को ध्यान से देखिए, इन्हिबिटर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो इन्हिबिटर्स क्या होते हैं? इन्होंने देखो फ्लो चार्ट पे कितना अच्छा बनाया है। इन्हिबिटर्स क्या होते हैं? उसके बारे में लिखा है। इन्हिबिटर किस नेचर के होते हैं वो लिखा है। कितने टाइप के इन्हिबिटर होते हैं इन्होंने ये बताया है, ठीक है? एग्जाम्पल्स बताए हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के बाद इन्होंने रिवर्सिबल इन्हिबिटर के कितने टाइप हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, मिक्स्ड भी होता है, वो बाद में आपको सीएसआईआर में पता चलता है। उन्होंने क्या बताया, क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन होता है, स्ट्रक्चर बना के बताया है, उसकी वैल्यू निकाली है, एग्जाम्पल बताया है और इनहिबिटर्स कहाँ-कहाँ पर किस-किस मेटाबॉलिक पाथवे में पाए जा रहे हैं वो बताया है। अब देखो कितने पेजेस हुए इनहिबिटर पे 1, 2 और अब ये देखिए इन्होंने हर एक का ग्राफ भी बनाया माइकलिस-मेंटन का, लाइनवीवर 2 साइंटिस्ट होते हैं, दोनों का ग्राफ इन्होंने बताया, ठीक है? यही सीएसआईआर के आप होते तो मैं ईडी का भी बताती। एक 3 पेज, 4 पेज देखिए, वैसे देखा जाए तो 5 पेज भर गया। आपको कुछ क्वेश्चंस और भी अच्छे मिल जाते हैं जिसपे आपके कम टाइम भी एंगेज हो रहा है और आप अच्छा लिख भी पा रहे हो। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? लॉन्ग कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने पेजेस के अटेम्प्ट करने हैं, मैंने इसीलिए दिखाया है आपको ताकि आप क्लियर रखो बेटा कि किसके क्वेश्चंस कहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, कितने मिनट में अटेम्प्ट करने हैं, कलर पेन का कैसे यूज़ करना है। एक बार आप मेरे हिसाब से फॉलो करके देखो, आपको ये खुद पता चलेगा कि मैम ने ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस की हैं। सेम यही चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एंजाइमोलॉजी के लिए है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, बीएससी फर्स्ट ईयर हो, चाहे प्लेन बीएससी हो, में जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो। आप केमिस्ट्री में भी कुछ पेन तो यूज़ कर ही सकते हो, जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश करो केमिस्ट्री में कलर पेन में ग्रीन यूज़ और पिंक यूज़ करने का, ठीक है? और उसमें भी इस तरह से अपना क्रिएट करो कि इस तरह से अगर पूछा जा रहा है तो उसको हम कैसे फ्लो चार्ट वाइज़ क्रिएट कर दें, कि हमें सामने वाला एग्ज़ामिनर जो भी कॉपी चेक कर रहा है, वो कोशिश करता है कि हर चीज़ हमें फ्रेश मिले। आप लोग सोचते हैं लिखते जाएँ, कॉपी भरी रहती है तो नंबर मिलता है, ऐसा कुछ भी ये सब दिमाग में रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो ही आपको अच्छा नंबर मिलता है और चीज़ों को अगर फॉलो करोगे इस तरह से, तो आपका टाइम भी बचता है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। हर एक चीज़ को मैंने कोशिश किया है कि आपको बताऊँ। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज़ होगी और आप चाहोगे कि मैं और भी सब्जेक्ट्स की इस तरह से बताऊँ हर एक, खैर मैंने बीएससी बायोटेक का जो सीरीज़ लॉन्च किया है, उसमें मैंने ये पूरा बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करते हैं, हर एक वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ। और इस बार जो भी बच्चों का पेपर होने से पहले हम खुद भी एक पेपर डिज़ाइन करेंगे और उसमें हम बताएँगे कि कितने क्वेश्चन कैसे लिखने हैं और किस तरह से लिखने पे कैसे मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोज़ इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स पे बनाऊँ, बाकी सब्जेक्ट्स का भी दिखाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी अगर आप चाहोगे तो। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, इस वीडियो को जितना मैंने बताया है अच्छे से उस तरह से सुनिएगा, उसको फ़ॉलो करिएगा और तब एग्ज़ाम दीजिएगा। आप देखिएगा आपके रिज़ल्ट में, आपके नंबर में बहुत ही ज़्यादा डिफ़रेंस मिलेगा। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।